भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो तक जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 में सीडीपी और ईवीएस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक जिसने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वीडियोस को देख सकता है। दिसंबर 2019 को जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें जो भी ईवीएस और सीडीपी के क्वेश्चंस आए थे हम उनको सॉल्व कर चुके हैं। जुलाई 2019 में जो बाल विकास है हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। जुलाई 2019 में जो पर्यावरण पूछा गया था उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल 30 प्रश्न होंगे आपके ईवीएस के जो जुलाई 2019 में पूछे गए हैं। टोटल 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, है ना, देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा कहीं कहीं पर थोड़ा सा ब्लर आपको दिखेगा, आप क्वालिटी बढ़ाकर आराम से देख सकते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी। पहला प्रश्न ये है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं, अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्न में से कुओं को सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। यानी कि कुएं क्यों सूख गए हैं इसका कारण आप चुनिए। इसमें कथन दिए गए हैं, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। दूसरा है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। देखिए ये हो सकता है कुओं का हम प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें पानी खत्म हो गया है, ऐसा तो नहीं है, टोंटियां तो बाद में लगी हैं, तो ये तो गलत हो गया। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, तो ये भी बात सही है। जो भूमि में से यानी कि अंदर जो पानी होता है तो समरसेबल वगैरह लग गए हैं, समरसेबल की सहायता से जो पानी है वो खींच लिया जाता है, तो ये तो सही है। और बी ऑप्शन बढ़िए, कुओं, पेड़ों और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब सीमेंट से ढक गई है, तो ये भी बात सही है। जो जमीन है वो सीमेंट वगैरह से ढक चुकी है, घर बन चुके हैं उन पर, और इस वजह से बारिश का जो पानी है वो जमीन के अंतर्गत नहीं जा पाता है, तो ये भी सही है। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। जो तालाब वगैरह हैं वो भी सूख चुके हैं, तालाब जो होते हैं उन पर लोगों ने बिल्डिंग बना रखी हैं, तो ये भी एक कारण है। तो ए, बी और डी देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ए, बी, डी वही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, इसमें ए, बी, डी तीनों चीजें हैं और तीनों ही कथन हमारे सही हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी वो बता देता हूं। यहां पर तालाबों की बात आई है तो एनसीईआरटी की ईवीएस की कक्षा 4 की जो पुस्तक है, कक्षा 5 की जो पुस्तक है, उसमें कई सारे तालाबों के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, कुछ कुओं के बारे में फैक्ट दिए गए हैं। तो मैं आपको बताता हूं, तालाबों से संबंधित तरुण भारत संघ, राजस्थान में तरुण भारत संघ एक संस्था का नाम था जो तालाबों की रक्षा करने के लिए, पानी की संरक्षण के लिए बनाई गई थी। इस संस्था का नाम था तरुण भारत संघ, है ना। और तालाबों को पहले घड़सीसर कहते थे। क्या कहते थे? घड़सीसर। एक जैसलमेर के राजा थे घड़सी, और सर का मैं आपको बता देता हूं, सर का मतलब होता है तालाब, है ना, सर का मतलब होता है तालाब, घड़सी का मतलब एक राजा। तो घड़सीसर, उसने पूरा नाम तालाबों को घड़सीसर के रूप में बनाया था, है ना, उनको घड़सीसर कहते थे। ये भी जैसलमेर के, राजस्थान के जैसलमेर की बात है। तो ये कुछ तालाब और तालाबों से और कुओं से संबंधित कुछ फैक्ट हैं एनसीईआरटी के, वो भी आप जरूर पढ़ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। 62 वाले का आंसर क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम में भार को कम करने के लिए है। सीबीएसई द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया गया है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है। इस आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे होते हैं, कक्षा 5 तक के होते हैं,
अपने परिवेश को समग्र रूप में वो देखते हैं, है ना, और परिवेश के अकॉर्डिंग ही आपको पर्यावरण पढ़ाना होता है ना। ये गलत है कि ये अच्छी युक्ति है इसलिए पाठ्यक्रम का भार कम हो जाए बच्चों के लिए, ये भी नेगेटिव है। सीबीएसई ने इसको इसी तरह निर्धारित किया है, तो कोई कारण होगा तभी तो इसी तरह निर्धारित किया जाएगा पाठ्यक्रम, है ना। तो पहले 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो रेत के टीले कहां पर पाए जाते हैं? अबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में या फिर काबुल में? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात, जो दुबई है, अबू धाबी है, वहां की राजधानी है। अबू धाबी में क्या है? रेत के टीले हैं बड़े बड़े, जो आप इमारतें देखते हो ना, बड़ी बड़ी इमारतें देखते हो, है ना, जैसे बुर्ज खलीफा हुआ, तो वो सारी की सारी क्या है? रेत में ही बनी है, क्योंकि पूरा जो संयुक्त अरब अमीरात है वो पूरा रेतीला है, और रेत के टीले भी वही पाए जाते हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। थिम्पू किस देश की राजधानी है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है ना। तो यहां पर रेत के टीले नहीं है, कहां पर है? अबू धाबी में। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों को जुड़े हुए अंतर संबंधित विकास के लिए, उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या फिर पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। देखिए पाठों को कम करने के लिए कोई चीज की जा रही है तो ये भी गलत है। उपविषयों की थीम आधारित है तो उसके लिए की जा रही है, ये भी गलत है। और दूसरा है हमारा, बच्चों को स्थानीय परिवेश से जुड़े मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, तो ये आंसर हो सकता है पॉजिटिव है। लेकिन पहला देख लेते हैं, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, तो बच्चों के परिवेशी जो बोध है उसमें वृद्धि करने के लिए, ये भी नेगेटिव जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। स्थानीय परिवेश से जो भी जुड़े मुद्दे हैं उनसे अंतर संबंधित समझ जो है बच्चे की विकसित कर पाए, है ना। तभी तो थीम में बांटा गया है। ईवीएस की कितनी थीम है? 6 थीम है। नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना इनकी 6 थीमों के नाम, क्योंकि थीम से प्रश्न हर बार आता है। 1-2 प्रश्न आपको इस बार भी मिलेंगे, जो आपका सीटेट एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको 1-2 प्रश्न थीम से जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, थीम पर एक प्रश्न आ गया है, देखिए इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो 6 थीमों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली थीम कौन सी है? परिवार एवं मित्र। दूसरी कौन सी है? भोजन। तीसरी कौन सी है? आवास। चौथी कौन सी है? यात्रा। एक कौन सी है? हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ 5 बोल रहा 6 थीम है ना। और इसमें से जो काम और खेल है ये उप थीम है। क्या है? ये उप थीम है। किसकी उप थीम है? परिवार एवं मित्र की। किसकी है? परिवार एवं मित्र की ये उप थीम है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। खेल और काम किसकी थीम है? उप थीम है परिवार एवं मित्र की। आपकी टोटल 6 थीम है, परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं, और आश्रय, है ना। ये आपकी 6 थीम है। और हर बार परीक्षा में प्रश्न आता है, इस बार भी आएगा, पढ़ के जाइएगा। 6 की 6 थीमों को याद करके जाइएगा। निम्नलिखित में से कक्षा 1-2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो कक्षा 1 और 2 का जो भी ईवीएस है उसके विषय में क्या संदर्भ में क्या सच है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो देखिए पर्यावरणीय जितने भी मुद्दे हैं उनको बच्चे को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी है दिसंबर 2019 वाली, उसमें भी ये प्रश्न सेम टू सेम था। जो प्रश्न सेम टू सेम कुछ जुलाई 2019 में आए हैं वही दिसंबर 2019 में आ गए थे सेम टू सेम। 5 से 7 प्रश्न, लगभग 5 से 7 प्रश्न ऐसे थे जो सेम टू सेम आ गए थे। देखिए अब पहला सही हो ही गया है, तो ये सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत होंगे। देख लेते हैं इनमें क्या गलत है। कक्षा 1 और 2 पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया है, तो नया विषय तो है ही नहीं। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझ के लिए आसान नहीं है।
इसलिए नहीं रखा गया है कि बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, तो ये भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन की बात की गई है केवल भाषा की, और आंसर में और सही क्या है हमारा, भाषा और गणित के माध्यम से, दोनों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 66 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो पर्यावरण अध्ययन से जो भी ज्ञान की रचना होती है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पहला ऑप्शन है आपका बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, अब बच्चों के ज्ञान को टीचर के ज्ञान से जोड़ने का क्या मतलब है, तो बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है, हमें तो टीचर के ज्ञान से क्या मतलब है, कुछ नहीं। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, तो ये भी बिल्कुल सही है, पॉजिटिव जा रहा है। बच्चों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना, तो ये भी सही हो सकता है, बच्चों का जो भी ज्ञान है विद्यालय के ज्ञान से उनको संबंधित करो, है ना, तो ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सी डी देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए सी डी। ऑप्शन नंबर ए सी डी है आपके 4 वाले में, है ना, दूसरा वाला कट गया। शिक्षक के ज्ञान से नहीं जोड़ना है बच्चे के ज्ञान को, शिक्षक के ज्ञान से जोड़ने का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 68वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, पर्यावरण अध्ययन से बच्चों को जोड़ना है, सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है, पाठ्य पुस्तक का पठन करवाएंगे आप, पाठ्य पुस्तक का पठन गलत चीज है। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, व्याख्या करना अपने आप में नेगेटिव चीज है। कक्षा निदर्शन और किस्से कहानियां, तो बिल्कुल आसान है, किस्से जो कहानियां होती हैं वो क्या है, पर्यावरण अध्ययन से बच्चों को जोड़ती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस्से कहानियां, है ना, तो 68 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका भी जवाब दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। पूरे 30 प्रश्न में से मैंने आपको 2 प्रश्न ऐसे अच्छे प्रश्न हैं, 2 प्रश्न मैंने आपके क्वेश्चन ऑफ द डे रखे हैं, जिसका जवाब आपको देना होगा ऑफलाइन कमेंट्स में, इससे आगे आने वाले हैं वो। प्रश्न आपका यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, तो बिल्कुल सही बात है, ये सही है, इसलिए क्या है, इसको गलत कर देते हैं। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि हमको क्या देखना है, नेगेटिव। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों एवं परिभाषाओं पर बल देता है, पर्यावरण अध्ययन वर्णन करने पर और उस परिभाषाओं पर बल देता है, तो ये गलत है स्टेटमेंट, इसलिए ये क्या है, सही है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। एकीकृत का मतलब ये है कि बहुत सारे विषयों को एक करके, पर्यावरण को एक करके, बहुत सारे विषयों को एक करके एक साथ पढ़ाया जाता है ना, अलग से चीजें विषयों के तौर पर नहीं पढ़ाई जाती, उसको बोलते हैं एकीकृत करके पढ़ाया जा रहा है। ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए क्या है, ये भी हमारा गलत है, हमें नेगेटिव ढूंढना था, और परिभाषाओं पर वर्णन पर कोई भी बल नहीं देता है। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? देखिए स्टेटमेंट दिए हैं, बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, पॉजिटिव है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, पॉजिटिव है। बच्चों को उनके सीखने के गति के आधार पर विभेद करना गलत चीज है, बच्चों में विभेदीकरण नहीं करना है आपको, ये ऑप्शन गलत हो गया। बाकी सारे तीनों के तीनों ऑप्शन ही है। कौशलों का आकलन करना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव है। एबीसी देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, आपके 3rd ऑप्शन में है एबीसी, आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? बच्चों को मदद करें, आप उनको प्रोत्साहित करें कि बच्चे केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अलावा भी कई सारी चीजों से सीखें, वो क्यों करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण सीखने के लिए केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत हैं, ये दोनों स्रोत नहीं है, बहुत सारी चीजें स्रोत हैं, उसका वातावरण स्रोत है, उसका परिवेश स्रोत है, तो ये सही है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, और इसको देख लेते हैं कि यह सही है। तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, तो ये भी बात सही है।
जो भी समुदाय है, जो भी उसके माता पिता हैं, उसका विकास होगा, उनकी उपस्थिति का विकास होगा। आगे देख लेते हैं, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है, तो बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा देख लेते हैं, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। देखिए, सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करता है केवल पर्यावरण। अरे लगभग 10-50 कौशल होते हैं बच्चे में, उन 50 कौशलों का विकास करता है पर्यावरण, इसलिए ये गलत है, केवल 1-2 पक्षों पर ही ये बल दे रहा है। ए, बी, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन में बच्चे हैं, उनका आप आकलन यानी कि मूल्यांकन कर रहे हैं, एक संकेतक क्या नहीं होना चाहिए? सहभागिता उनकी, तो ये तो सहभागिता तो होनी चाहिए, इसलिए तो कट गया। याद करना गलत है। प्रश्न पूछना, प्रश्न भी पूछे जाएंगे क्योंकि संकेतक आकलन होगा, इसलिए ये सही है, मतलब कट गया। न्याय और समानता के प्रति सरोकार पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए ये कट गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, याद करना। भाई याद करना अपने आप में क्या है? नेगेटिव चीज है। रिमेंबरिंग किसी चीज को याद करना क्या है? नेगेटिव चीज है, और ये कोई संकेतक नहीं है आकलन करने का। जो भी बच्चे याद कर रहे हैं उसको आकलन के उसमें रखा जाए, गलत है ये चीज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, यानी कि स्व आकलन करवाना है बच्चे का। इसमें सीखने के समान आकलन, इसका मतलब है सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, या फिर CCE यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। बताइए, स्व आकलन कर रहा है बच्चा अपने आप का, स्वयं मूल्यांकन कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है? आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, सीखने के समान आकलन, यानी कि बच्चा सीख भी रहा है और अपना आकलन भी कर रहा है। सीखने का आकलन का मतलब यह है कि बच्चे ने जो भी सीखा है उसका बाद में आकलन कर रहा है। यह चीज गलत है, उसमें नहीं हो सकता। बच्चा जो भी सीख रहा है उसका बाद में वो आकलन नहीं कर सकता। सीखने के समान आकलन किया जा सकता है, जो बच्चा सीख रहा है उसमें जो भी गलतियां हो रही हैं उनका स्वयं साथ के साथ आकलन किया जाए। सीखने के लिए आकलन होता है, मतलब जैसे बच्चा सीखने वाला है कुछ, उससे पहले कुछ आकलन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो 73 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर प्रयोग करता है। खाना किस प्रकार से खराब होता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनके प्रयोग संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, तो सही बात है, सहपाठी अधिगम का समर्थन करेगा। जो भी समूह में अधिगम हो रहा है तो सहपाठी अधिगम का ये समर्थन करता है कि नहीं करता है? तो बिल्कुल करता है, ये पॉजिटिव है। यह बच्चों की सामाजिक अंत्यक्रिया में सुधार करता है, ये भी सही बात है। बच्चे समूह में करेंगे तो उनका सामाजिक विकास होगा कि नहीं होगा? ये भी सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के लिए अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। समूह अधिगम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिना बोझ के पर्यावरण का अध्ययन हो जाएगा, ये चीज गलत है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। अनुशासन बनाने के लिए उनको समूह में पढ़ाई करवाई जा रही है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन कौन से सही है? ए और बी। कौन सी में है ये? ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 75। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, तो जो भी परिवेश में हमारे मुद्दे होते हैं उन पर बच्चों को जागरूक करना, उनका विकास करना, तो ये तो पॉजिटिव है, इसलिए ये कट गया क्योंकि हमें ढूंढना है, नेगेटिव नहीं है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, ये क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए ये भी कट गया। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए, देखिए परिभाषाएं आ गया, परिभाषाएं प्रदान की जा रही हैं या फिर परिभाषाएं याद करवाई जा रही है, तो ये नेगेटिव चीज है दोस्तों, और नेगेटिव चीज है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें ढूंढना है इसमें नेगेटिव। उसमें दिया है ऑप्शन में नहीं। बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता का पोषण करना, तो ये तो पॉजिटिव है, बच्चों की जिज्ञासा का भी पोषण किया जाता है, उनकी क्रिएटिविटी का भी पोषण किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए 75 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है।
निम्न में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन का चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? चित्र पढ़ने के द्वारा कौन से आकलन हो सकता है बच्चों में, आपको बताना है। अवलोकन एवं अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। देखिए प्रयोग करना आपने सुना, देखिए बच्चे का आकलन किया जा रहा है कोई भी चित्र वगैरह दिखाकर संकेतकों की सहायता से, जो भी वो उनको समझ में आ रहा है, जो भी उसको वो पढ़ रहे हैं उसका आकलन किया जा रहा है। तो इसमें प्रयोग करना क्या है? प्रयोग करना इसमें कुछ नहीं है। वहां पर आपका विश्लेषण होगा, अभिव्यक्ति देखी जाएगी, अवलोकन किया जाएगा बच्चे का, अभिलेखन किया जाएगा यानी कि रिकॉर्डिंग की जाएगी, है ना। प्रयोग करना इसमें कुछ नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। 76 वाले का उसमें ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रखा है, आपको बताना है 77 लिख के और 78 लिख के 2 प्रश्न पूछ रहा हूं। इनके आंसर आपको जैसे मैंने लिख रहे हैं ना ऐसे ही बताना कमेंट सेक्शन में, है ना। 77 का आंसर क्या है, 78 का आंसर क्या है। प्रश्न ये है कि रेटिंग स्केल बहुत पढ़ाया है मैंने, कौन सी तकनीक का उपयोग होता है उसमें? रेटिंग स्केल में क्या होता है? अवलोकन किया जाता है, जांच, सूची, अधिविन्यास, लिखित प्रश्न होते हैं। रेटिंग स्केल में क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताना, ऑफलाइन कमेंट्स में इसका आंसर मुझे जरूर बताना। एक प्रश्न और मैंने आपके लिए रखा है। प्रश्न यह है कि झूम की खेती से संबंधित है, और झूम की खेती जो आपकी झूम फार्मिंग है, झूम कल्टीवेशन है, मैंने आपको बहुत पढ़ाया है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ये होती है, कैसे कैसे क्या होती है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये कथन सही है। इस जगह को बांस या खरपतवार उगाता है, उसे उखाड़कर जला देते हैं, ये सही बात है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या ये सही बात है? खरपतवार यानी कि जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं वो लोग, क्या ये सही है? जब इस जमीन की खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले से गहरा जोता जाता है, या फिर ये सही बात है? बताएंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन ये हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, बी और सी सही है, ए और डी सही है, या फिर केवल ए सही है ना। तो ये आपको बताना है। झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग खेती, झूम फार्मिंग मैंने आपको बहुत पढ़ाई है ईवीएस में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने से यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर जो पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल भी हैं। नीचे दी गई मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल होती हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दी गई किस प्रदेश का भाग है? बताइए, ये जो विशेषताएं दी गई हैं घरों की, कहां पर होती हैं ये? मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में 79 वाले का आंसर क्या होगा। चलिए 79 वाले का आंसर मैं आपको बता देता हूं। 79 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। जम्मू कश्मीर में होती हैं ये सारी चीजें। 2 मंजिल घर आ गया तो आप समझ जाना कहां पर बनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। भाई मेघालय, मिजोरम, ये सारी चीजें हैं, असम, यहाँ पर तो बांस के घर बनाए जाते हैं क्योंकि बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर केवल पत्थरों के घर बनाए जाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी पत्थरों के घर बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहां पर ये सारी चीजें प्रयोग की जाती हैं, पत्थर भी, मिट्टी भी, लकड़ी की, चूने, और 2 मंजिल के घर होते हैं। नीचे वो जानवरों को रखते हैं, ऊपर वो खुद रहते हैं। ये सारी विशेषताएं कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 80 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। रात में जो भी जानवर जगते हैं उनको सारी चीजें कैसी दिखाई देती हैं? हरी और पीली, नारंगी और लाल, काली और सफेद, या फिर बैंगनी और नीली? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए आंसर मैं आपको बता दें, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। जो भी जानवर होते हैं रात में सबको कैसी चीजें दिखती हैं? काली और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। केंचुआ जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है, इसके लिए निम्न में से सही कारणों को चुनिए। तो केंचुए की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, आपको चुनना है कि कौन सी विशेषता सही है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है, ये सही है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिसे मुख्य रूप से फसल की रक्षा होती है। या फिर
केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, या फिर केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन से आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आंसर मैं आपको बता दूं, देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। तो आपको पता है ना, इनका जो मल होता है उससे जमीन उपजाऊ होती है कि नहीं होती है, तो बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन भी सही है। दूसरा पढ़ते हैं, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। खरपतवार खाते हैं, वो कुछ नहीं खाते, वो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, जो भी सड़ी गली पत्तियां मृत पत्तियां हैं उनको खाते हैं वो, है ना। ये ऑप्शन नंबर कट गया, खरपतवार थोड़ी खाते हैं, वो तो जानवर खाते हैं बड़े। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। केंचुए देखोगे आपने जहां पर देखा होगा केंचुए होते हैं, वहां की जो जमीन है वो पोली आपको मिलेगी हमेशा, है ना। आगे पढ़िए, केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। जो भी जमीन में छेद बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है जमीन में छेद है तो वहां पर हवा और पानी आसानी से पहुंच जाएगा। आंसर होगा ए सी डी। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ए सी डी यानी कि सी डी ए, तीनों के तीनों इसी में है। 81 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। 82, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी कि ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीतल और तांबे का मिश्रण है ये, तांबे और जस्ते का मिश्रण है, या तांबे और टिन का मिश्रण है, या फिर एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। जो कांसा होता है वो किसका मिश्रण होता है? किन दो चीजों को, तीन चीजों से मिलकर इसको बनाया जाता है। देखिए जो कांसा होता है आपने देखा वो तांबे जैसा तो होता है, तो यहां पर आपको तांबा दिख जाए तो ये सही है, मतलब तांबा 4 ऑप्शन में है। और ये टीन का मिश्रण होता है, तांबा और टीन को मिलाकर ये बनाया जाता है ना। तांबा और टीन को मिलाकर ये बनाया जाता है। 90 और 10 के अनुपात में होता है ये भी बात आप याद रखेंगे। आप इतना याद रखेंगे, जो कांसा होता है, जो ब्रॉन्ज कहते हैं आप, वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है ना। साइंस का प्रश्न है, 82 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। इनको भी आप पढ़ के जाइएगा, कौन कौन सी धातुएं कौन कौन चीजों के मिश्रण से बनाई जाती हैं, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। चलिए भोजन से संबंधित एक प्रश्न आ गया, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, कम से कम 50 बार मैं आपको बता चुका हूं, टेपियोका कहां पर खाया जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु या फिर केरल? देखिए आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, केरल। टेपियोका कहां पर खाया जाता है? केरल में, है ना। और मछली बहुत पूछी जाती है, तो मछली का भी पूछा जाता है तेल में, सरसों के तेल में तली हुई मछली कहां पर खाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। नारियल के तेल में तली हुई मछली कहां पर खाई जाती है? नारियल के तेल में गोवा, है ना। समुद्र की मछली कहां पर खाई जाती है? गोवा, है ना। तो ये चीजें, और जैसे तेल की बात आए, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका की बात आए, तो ये डिश है कहां की है? केरल की, है ना। किसकी है? केरल की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बता दीजिए कमेंट्स में इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से त्योहारों को उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कि कौन कौन से त्योहार पूर्णिमा की रात को मनाए जाते हैं, जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन मनाए जाते हैं। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। 84 वाले का आंसर क्या होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पूर्णिमा के दिन एक तो होली मनाई जाती है, याद रखेंगे। रक्षाबंधन भी मनाया जाता था, और गुरु जन्म दिवस ये भी मनाया जाता है। 3 चीजों को याद रखेंगे, होली, रक्षाबंधन और गुरु जयंती, गुरु नानक जयंती पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है इनको, है ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? तो आपने इधर देखा होगा, जो भी भारत का नक्शा होता है, तो इधर साइड कौन सा होता है? अरब सागर। इधर कौन साइड कौन सी होती है? बंगाल की खाड़ी, है ना। तो ये जो अरब सागर है, इधर अरब सागर है, इधर के राज्य होंगे, किसके राज्य होंगे? इधर के राज्य, यानी कि पश्चिम के राज्य। और इधर बात करें तो दक्षिण पश्चिम के जो भी राज्य हैं वो होंगे इधर। तो दक्षिण पश्चिम के कौन से राज्य हैं जो अरब सागर पर के समुद्र तट पर हैं, ये आपको बताना है।
आंसर मैं आपको बता दूं कि 85 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। मैं आपको दिखा देता हूं मैप में। देखिए ये आपका इंडिया का मैप है, ये पूरा क्या है, अरब सागर है। देखिए अरब सागर के पास क्या है, गुजरात है ना गुजरात। ये आपका कर्नाटक है, ये आपका केरल है, ये आपका महाराष्ट्र है। तो ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन से थे, कर्नाटक, केरल और गुजरात। महाराष्ट्र नहीं था इसमें, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहां पर स्थित है, झारखंड पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। देखिए अब ये भी एक मैप का क्वेश्चन है, और याद रखना दोस्तों मैप से 2 प्रश्न आपके जरूर ईवीएस में आएंगे, ये बात आप याद रख लो। ये दिसंबर में भी हमें देखने को मिले थे, जुलाई में भी देखने को मिले हैं, और हर बार मैप से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जितने भी राज्य हैं सभी के पड़ोसी देशों को आप याद कर लीजिएगा, समुद्र तट से कौन कौन से राज्य लगते हैं वो सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ झारखंड कहाँ स्थित है। देखिए ये है आपका झारखंड, ये देखिए ये मैं वो कर रहा हूँ, ये है आपका झारखंड जिसकी राजधानी रांची है। तो ये देखिए ये उड़ीसा है, उड़ीसा के कहां पर है, उत्तर में है कि नहीं है, बिहार के दक्षिण में है, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है ना। तो ये है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए उड़ीसा के उत्तर में, ये जो आप उड़ीसा देख रहे हैं, उड़ीसा इसके उत्तर में ही तो है। बिहार का दक्षिण दिया नहीं है, पश्चिम बंगाल का पश्चिम दिया नहीं है, पश्चिम बंगाल का पूर्व दिया है, तो ये तो होगा नहीं। उड़ीसा के उत्तर में है, कहां पर है, झारखंड उड़ीसा के उत्तर में। अब देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, छत्तीसगढ़ ये है, इसका ये दक्षिण और इधर पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व में क्या है, उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा। और आगे दिया था उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ये आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश, इसके पश्चिम में क्या है, हरियाणा, क्या है, हरियाणा, नई दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, है ना। तो ये भी आप याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 87 वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। पेट्रोलियम से क्या चीज हमें प्राप्त नहीं होती है, मोम, ग्रीस, कोयला या फिर डीजल। बताएंगे कमेंट सेक्शन में आंसर, पेट्रोलियम से हमें क्या चीज प्राप्त नहीं होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोयला। क्या है, कोयला। कोयला पेट्रोलियम से थोड़ी प्राप्त होता है, कोयला तो खदानों में प्राप्त होता है। इसके अलावा मोम हुआ, ग्रीस हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सारी चीजें कहां से बनती हैं, पेट्रोलियम से। ये सारी चीजें कहां से बनती हैं, पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम की सबसे शुद्ध जो अवस्था होती है वो पेट्रोल होती है, फिर उसको छानकर जो भी बचता है उसको डीजल बनाते हैं, ग्रीस बनाते हैं, मोम बनाते हैं। लास्ट में जो डामर रोड पर डाली जाती है, डामर जो रोड पर आपकी डामर डाली जाती है काली काली, वो सबसे लास्ट स्टेज होती है पेट्रोलियम की, है ना, कोल की सबसे लास्ट स्टेज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कोई लड़का मडगांव से 30 जून को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन 7:15 नागरकोइल पहुंची। देखिए लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन है। यही प्रश्न आपके दिसंबर 2019 में भी पूछा गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, चाल समय दूरी वाला प्रश्न आप जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। इसके अलावा दिशा ज्ञान, दिशा का जो दिशा ज्ञान परीक्षण वाला चैप्टर है वो भी आप पढ़ के जरूर जाइएगा। इस समय के अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है, टोटल डिस्टेंस दिया गया है, आपसे औसत चाल यानी कि जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है वो पूछी गई है। अब देख लेते हैं, रेलगाड़ी चली थी 9:45 पे और अगले दिन नागरकोइल पहुंची है। नागरकोइल 9:45 पे अगर पहुंच जाती तो 24 घंटे हो जाते, लेकिन 2.5 घंटे पहले पहुंच गई है। 7:15 से 8:15, 9:15, 9:45, तो 2.5 घंटे हो गए ना, तो 2.5 घंटे कम में पहुंची है। तो 24 घंटे में से अगर आप 2.5 घंटे घटा दो, 24 घंटे में से अगर आप 2.5 घंटे घटा दो तो आपका जो आंसर वो आ जाएगा ऑप्शन, सॉरी आपका आंसर है 21 घंटे, लगभग 21 घंटे 30 मिनट, 21 घंटे 30 मिनट, है ना। तो 21 घंटे 30 मिनट आपका आंसर आ गया। 21 घंटे जो 30 मिनट आपका आंसर आया है, ये क्या है, टोटल टाइम, टोटल समय, और ये आपका टोटल वो दिया है 1140
डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब यहां से पॉइंट को उठाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, 215 को आप डिवाइड करो, यानी कि 11,400 में डिवाइड करो किसका? 215 का। आपका आंसर 53 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 53 आ जाएगा। 88 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी कि आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा विशेष मात्रक यूनिट अवस्था इकाई में, जिसको टिन कहा जाता है, आवंटित की जाती है। यानी कि जो भी आदिवासी होते हैं उनको जो जमीन है वो टिन की मात्रा में दी जाती है। एक यूनिट है टिन। तो वो यूनिट टिन क्या है? वह भूमि जिस पर कोई भी किसान 1 टिन बीज बोता है, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है, यह भूमि एक मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है, या फिर यह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर बाई 100 मीटर हैं। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। किसानों को जो यूनिट यानी कि टिन में जमीन दी जाती है उस टिन का मतलब क्या है? आंसर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्या है ऑप्शन नंबर 1? वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। कोई किसान 1 टीन भर के बीज जितनी भूमि पर बोएगा वो उतनी भूमि एक आदिवासी को दी जाती है ना। तो 89 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दिशा ज्ञान परीक्षण का प्रश्न है। मैंने आपसे बोला था ना कि दिशा ज्ञान परीक्षण का प्रश्न आपकी एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं, हमें डायग्राम बनाना होता है कि किसको किधर जाना है, फिर लास्ट में देख लेते हैं कि किस दिशा में वो है। आप x पर स्थित हैं, मान लीजिए आप हैं x, कोई एक बिंदु है, मान लीजिए मैं यहां मान लेता हूं x एक बिंदु है, ये x है, यहां पर मैं स्थित हूं। आपका विद्यालय y पर स्थित है, मान लेते हैं, चलिए ठीक है y पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई एक सीधी सड़क नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर आप पहले a पर जाते हैं, मान लीजिए मैं a बिंदु पर जाना है जो x के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे 30 मीटर दूरी में इधर चला गया, ये क्या हो गया मेरा a। ये बिंदु पे पहुंच गया मैं, x से a बिंदु पहुंच गया उत्तर में, कितना 30 मीटर, कितना 30 मीटर। फिर आप b पर जाते हैं जो a के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी है। अब देखिए a के पश्चिम इधर ही तो होगा, तो 40 मीटर दूरी पे पहुंच गया मैं। ये कौन सा स्थान है? ये है आपका b, है ना। b के अच्छा, फिर आप c पर जाते हैं जो b के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी है। अब b का उत्तर भी ऊपर ही होगा ना, उत्तर ऊपर तो ये भी 30। अब मैं पहुंच गया c पर, पहुंच गया मैं, ठीक है। किधर, कहां पर पहुंच गया? c पर। अंत में आप y यानी कि अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो c के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी है। अब c के ठीक पश्चिम में फिर चलते तो पश्चिम इधर ही तो होगा, तो ये आ गया मैं 40। ये कौन सा स्थान है? y, ये मेरा विद्यालय है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? जो विद्यालय है, ये विद्यालय है, इसके सापेक्ष घर की क्या दिशा है? देखिए ये विद्यालय है तो ये मैं क्रॉस कर लेता हूं। ऊपर क्या है? नॉर्थ, इधर क्या है? वेस्ट, नीचे क्या है? साउथ, इधर क्या है? ईस्ट। तो मेरा जो विद्यालय है इधर की साइड है, किधर की साइड? इधर है। साउथ ईस्ट कहां है? दक्षिण पूर्व। कहां पर है? दक्षिण पूर्व, है ना। आपको दिख रहा है ना दक्षिण पूर्वी, तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये वाली जो दिशा है वो दक्षिण पूर्वी तो कहलाएगी। तो मेरा विद्यालय के सापेक्ष जो घर है वो दक्षिण पूर्व में है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो दोस्तों, ये आपके 2019 जुलाई में जो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछे गए थे वे सभी प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आगे 2018-17 के जो भी वीडियोस है मैं आपके लिए लेकर आऊं या फिर नहीं आऊं। आपको यहां से क्या सीखने को मिला वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे 2 पूछे हैं उनके जवाब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आप अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कितना स्कोर टोटल 30 प्रश्नों में से रहा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।